उसमें उन्हीं में से पहला स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। जी चैप्टर 3 लिखिएगा एक स्टेटमेंट जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज a sheet. Accounting equation is a sheet in which all transactions are recorded by applying the duality concept. Duality concept हम पढ़ चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप शीट बनाते हो और उस शीट के तहत में तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और किस रूल के तहत? ड्युअलिटी का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा किसी भी स्टेज पर जाकर टोटल करता हूं, द सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? जैसे अभी मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ये किस पर बेस कर रही है? ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट पर। और ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ, अल्टीमेट जो आंसर है, सम ऑफ, पूरी स्टेटमेंट तो अलग थी ना, डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। अब जरा देखिए, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाता हूं। पहले तो इक्वेशन बनाना सीखें, हम इक्वेशन होती क्या है। ठीक, तो सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। अच्छा, आपने 5 एलिमेंट हमने पढ़े, 5 में से कुछ डेबिट है, कुछ क्रेडिट है। तो डेबिट वाले कौन से थे? एसेट और एक्सपेंस। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, एसेट प्लस एक्सपेंस, सम ऑफ डेबिट हो गया, मस्ट बी इक्वल टू। अब लायबिलिटी में कौन सा आएगा? क्रेडिट में लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू। ये बात समझ आई? ठीक हो गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए, बिजनेस में एक्सपेंसेस क्यों किए जाते हैं? ये वाली सेंटर वाली बंद कर दें लाइट, ये नीचे वाला है सेंटर वाला। यानी मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, और अब एक्सपेंस की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है। एक्सपेंस क्यों किया जाता है? रेवेन्यू जनरेट हो। इसका मतलब कि एक्सपेंस और रेवेन्यू साथ साथ हुए। ये नहीं हो सकता कि एक्सपेंस हो रहा है रेवेन्यू नहीं हो रहा, रेवेन्यू हो रहा है एक्सपेंस नहीं हो रहा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ है, तो मैं इसको इकट्ठा कर देता हूं। यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू को एक जगह लिखना चाहिए मुझे। अगर एक जगह लिखता हूं तो मैं एक्सपेंस को इक्वल की दूसरी साइड में ले जाता हूं। नहीं, अब तो आई की अपनी वेबसाइट दिया, पहले होता था वो खत्म कर दिया, अब वेबसाइट दिया। अब ये जो एक्सपेंस है ये रेवेन्यू से मैच करूंगा मैं। जब मैच करूंगा तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
ऑनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि ये दोनों इकट्ठे होते हैं। अब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस का मतलब प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, आंसर खुद ब खुद माइनस में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। यानी प्लस मैंने किसके लिए लिखा? प्रॉफिट के लिए। माइनस किसके लिए लिखा? लॉस के लिए। अब बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसका है? ऑनर का। अगर ऑनर्स इक्विटी के हेड पढ़ो तो 3 पढ़े थे, याद होगा, कैपिटल, ड्राइंग और रिटेन प्रॉफिट। तो ये रिटेन प्रॉफिट ही है ना, ये बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है। अब इसमें कुछ हिस्सा विड्रॉइंग हो जाएगी, सॉरी ड्राइंग हो जाएगी, कुछ बिजनेस में देगा, तो लिहाजा ये प्रॉफिट और लॉस इसमें मर्ज हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर है कि ऑनर्स इक्विटी का वर्ड लो। दिस इज द फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन लेके आता ना कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंस कहां गए? ठीक है ना, इसलिए मैंने पूरा ये आपको ड्राइव करके दिखाई है इक्वेशन बनती कैसे है। ये कॉन्सेप्ट पीछे स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये रट्टा नहीं लगाना कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये ऑनर्स इक्विटी में ही एक्सपेंस है, ऑनर्स इक्विटी में ही रेवेन्यू है, सिंपल इज दैट। यानी इसका मतलब वो दो जो है इसमें मर्ज हो गए। फाइनल इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये बात समझ आ गई थी? गुड। अब फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? फॉर्मेट ओके, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये शीट है आपके पास, ये शीट है, एक पेज समझ लो शीट है। अब इस शीट में आपने एक तरफ एसेट लिखना है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स। अब कितना हिस्सा छोड़ूं? पेज का आधा आधा करूं? नहीं, एसेट हमेशा ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज ऑनर्स इक्विटीज कम होती, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस किस में जाने हैं? तो इसका मतलब है कि वो तो हेड कम हो गए ना। तो बेशक वो 2 है और यहां 1 है, तो लिहाजा आपने 60% या 65% जगह छोड़नी है एसेट्स के लिए और 35% जगह छोड़नी है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के लिए। तो यहां मैं पहले बड़ी हेडिंग दूंगा एसेट्स, और ये लाइन ड्रॉ कर यहां तक अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू, यहां इज इक्वल टू डालता हूं लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये हेडिंग है ऑनर्स इक्विटी। ठीक है जी। अब ये एक लाइन लगा रहा हूं, यहां आपने हेड ऑफ अकाउंट लिखने होंगे। ये इक्वल वाला कॉलम है, ये मैं लाइन लगा, ना भी लगाओ कोई मसला, लेकिन लाइन लगाने से होगा क्या? तो फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी और वो पता होगा इस लाइन से मैंने आगे नहीं पढ़ना। जितने एसेट है वो इस साइड पे आएंगे, लायबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी यहां लिखो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? यानी रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना। हमने पढ़ा था वो जो अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शन कहां जाएंगी? अकाउंटिंग, और यहीं से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, यहीं से एसओसीआई वगैरह बनती है। ठीक है, तो लिहाजा अब आप करोगे क्या? 3 हमने याद होगा, हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये पढ़ा था। कितने स्टेप पढ़े थे?
अब मैं लिख रहा हूं हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स, या जिसको हेड ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया की बात? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? स्टेट करना है आपने एलिमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ईच अकाउंट हेड। हर अकाउंट हेड जो ऊपर आइडेंटिफाई किया उसका बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट, यानी ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। बस यही 3 स्टेप करने हैं, चौथा स्टेप नहीं करना इसमें। हेड ऑफ अकाउंट्स, दूसरा एलिमेंट ऑफ अकाउंट। एलिमेंट यानी एसेट है, लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। और तीसरा मूवमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज। चौथा हमने पढ़ा था फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कोई सिस्टम में नहीं चाहिए मुझे, वो किस सिस्टम में चाहिए? वो जनरल वाला, जनरल लेजर। वो वहां जाऊंगा तो मैं दोबारा उसकी तरफ आऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में वही 3 स्टेप, ठीक है। अब आप उसी तरह एक ये सॉल्यूशन में बना रहा हूं और ट्रांजैक्शन लिखते जाइएगा और देखिए मैं कैसे पोस्ट कर। मूवमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, सिंपल। या इंक्रीज होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने फिर बोला है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन लिखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन लिखिए, एक पेज पूरा ट्रांजैक्शन के लिए छोड़ना है ताकि ये आप बनाते जाओगे। बहुत आसान है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंपैरेटिवली आसान है और इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है। लिखिए, मिस्टर ए started business with cash. Mr. A started business with cash. वही ट्रांजैक्शन आनी है तो पढ़ी है। बताइए इसमें अकाउंट हेड कौन से? कैश और कैपिटल। गुड, वेरी गुड। कैश और कैपिटल। एलिमेंट ऑफ अकाउंट कैश क्या है? अच्छा अब देखिए, रुकिएगा यहाँ। पहला हेड आपने कैश का। कैश क्या है? ये एसेट वाली साइड है। मैं यहां पर कैश लिख दूंगा, ये जो कॉलम छोड़े ये इसकी छोड़े। आगे समझ बात? दूसरा हेड कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल क्या है? ये सबसे एंड पे लिखते हैं, कैपिटल लिखते ही है ताकि ये लायबिलिटीज की जगह बात चले। ऑनर्स इक्विटी का एक ही हेड है इसमें, कैपिटल। ड्राइंग्स भी किसमें जानी है? रिटेन प्रॉफिट भी, रेवेन्यू एक्सपेंस रिटेन प्रॉफिट है वो भी किसमें जाना है? सब कुछ कैपिटल में। तो लिहाजा एक ही हेड है, कैपिटल। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि ये कहां से यूज होता है सिस्टम। मैंने कहा था जहां अकाउंट है, छोटा बिजनेस जहां अकाउंट हेड बहुत कम। अब आपके सामने अगर अकाउंट हेड हो 40 से 50 कैसे बनेगी शीट? बात समझोगे नहीं? लॉजिकली अब मैं समझा रहा हूं एक चीज, क्योंकि जब मैंने पहले बोला तो शायद मेरी बात आपको सही तरह समझ ना आई हो, लेकिन अब बड़ा क्लियर है कि जिस वक्त भी आप ये बनाते हो तो उस बिजनेस से बनाते हो जिसका टर्न आउट, जिसके नंबर ऑफ हेड्स बहुत कम होते हैं और बिजनेस भी छोटा सा होता है, वो बड़े बिजनेस के कम हो ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, 2 स्टेप हो गए। दूसरा स्टेप में जब भी आऊंगा ना मैं साथ ही हेड लिख दूंगा। तीसरा मूवमेंट। अब मुझे बताओ, कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, डिक्रीज? अगर इंक्रीज होगा प्लस में लिखना है, डिक्रीज होगा इधर डेबिट क्रेडिट नहीं करना। वहां डेबिट करते थे ना कि इंक्रीज डेबिट है या क्रेडिट, यहां बस प्लस और माइनस। कितनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट लिख लो, मैंने लिखवाई नहीं शायद, 50,000 लिख लो ट्रांजैक्शन में। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब देखो ये 50,000 कैश में आ गया, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, और ये 50,000 इसके सामने कैपिटल। इंक्रीज होगा डिक्रीज? इंक्रीज। पहली ट्रांजैक्शन है वो तो इंक्रीज ही होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद मुझे ओके का साइन दोगे, क्लियर?
जहां कंफ्यूजन हो मुझसे डिस्कस कर लेना। देखो दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज्ड goods for cash, purchased goods for cash rupees 10,000, purchased goods for cash rupees 10,000, 10,000 रुपए से आपने गुड्स खरीदी हैं कैश पर। कौन से अकाउंट हेड्स हैं? कैश और स्टॉक। कैश क्या है, स्टॉक क्या है? एसेट, दोनों एसेट है। क्या एसेट साइड पे कैश लिखा हुआ है? यस। दोबारा नहीं खोलना। स्टॉक लिखा हुआ है? नहीं। तो इसमें आप लिखोगे प्लस स्टॉक। जो सा नया हेड आता जाएगा वो आप लिखते जाओगे। ये स्पेस इसलिए छोड़ी हुई है मैंने, हर नई ट्रांजैक्शन में शायद कोई एक आधा हेड नया, हर ट्रांजैक्शन में नहीं, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन में। अब आप देखो, अब दोबारा आइएगा इसकी तरफ, एलिमेंट ऑफ अकाउंट हो गए। अब मूवमेंट बतानी है। पहला हेड आपने कहा कैश, मुझे बताओ कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसमें कैश में 10,000 माइनस करूंगा। माइनस करने का अकाउंटिंग में तरीका ये होता है कि हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। और दूसरा स्टॉक इंक्रीज, तो यहां पर 10,000 स्टॉक में मैं ऐड कर दूं, ये प्लस में लिखूंगा तो प्लस हो रहा है। और दरमियान में बेशक आप प्लस का साइन ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं, लगा भी दो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन ये दो हो, ये भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, फिर तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत, ये साथ साथ है इसलिए मैंने लगा दिया। अच्छा, जैसे दो ट्रांजैक्शन हुई, हर स्टेप के बाद इसको टोटल करना जरूरी है, हर ट्रांजैक्शन के बाद। अब देखो इस ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन के बाद कैश कितना मेरे पास पड़ा हुआ है? हर ट्रांजैक्शन, पहली दफा दो के बाद, उसके बाद हर के बाद, ऑब्वियसली क्योंकि अभी तो पहला बैलेंस नहीं ना होता, पहली दफा तो दो करनी पड़ेगी ना, फिर उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद करो। तो मैंने वो जो वर्ड यूज किया हर ट्रांजैक्शन, वो ठीक है, लेकिन पहली दफा तो ऑब्वियसली दो करने पड़ेंगे, दो होंगे तो प्लस माइनस होगा। तो ये पहला तो 40,000 आ गया। देखो इसका बड़ा फायदा क्या है, हर ट्रांजैक्शन के बाद मुझे स्टेटस पता लग रहा है बिजनेस का, कि कैश कितना है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, फ्लॉ कितना है, लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, और स्टॉक कितना है मेरे पास 10,000। और यहां से आगे चलिए तो कैपिटल कितने हैं, किसी भी जगह पर ये टोटल होता है ना, ये टोटल लिखना नहीं है, ये वैसे मैं समझाने के लिए ना लिखो बेशक, ये टोटल है, हर जगह टोटल आएगा। जहां टोटल आ रहा है उसको सम करूंगा, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल। अब देखो 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000, ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिएगा, परचेज्ड गुड्स नहीं, इधर स्टॉक अकाउंट है, इस सिस्टम के तहत हम परचेज ले लेंगे। अकाउंट जी, अकाउंट इक्वेशन में स्टॉक या इन्वेंटरी एक ही वर्ड है, तो स्टॉक में इसलिए लिखता हूं जरा छोटा है, बोर्ड में जरा मेरे पास जरा थोड़ा सा फैसिलिटी, लेकिन इन्वेंटरी भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है ना इन्वेंटरी। परचेजेस नहीं लिखनी आपने, ना परचेज ना सेल, इसमें नहीं होता अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में सेल को कैसे ट्रीट करेंगे वो तो आगे जाके मैं बताता हूं। लिखिएगा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 15,000, वर्थ रुपीज 15,000। मुझे आप बताइए कौन से हेड ऑफ अकाउंट, स्टॉक लिखा हुआ है, अब तो साथ साथ में डिस्कस कर सकता हूं, लिखा हुआ है। दूसरा नहीं, हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट पेबल, अब या क्रेडिटर, अब मैं क्रेडिटर का वर्ड जरा यूज कर लूंगा, आसान है इसलिए कि वो छोटा है इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अकाउंट्स पेबल भी यूज कर सकते हो। अकाउंट पेबल जरा ज्यादा जगह दे देगा, मैंने क्रेडिटर ले लिया। अब मैं क्रेडिटर का अकाउंट किस साइड पे लिखूं, लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे यहां मैं लिख दूंगा क्रेडिटर्स।
अब इस ट्रांजैक्शन में आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। पहला हेड आपने कहा स्टॉक, बताइए स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, तो 15,000 स्टॉक में ऐड हो जाए। और दूसरा आपने हेड का क्रेडिटर्स, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं लायबिलिटी या कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ये 15,000 इसके सामने ऐड कर। ठीक है, ये बोर्ड अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी कोशिश मेरी होती है बड़ा स्ट्रेट आए, तो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो खुद ही आप अपनी कॉपी पे सही तरीके से लिखिएगा, साथ ही इसको टोटल कर लें। मैंने कहा ना हर ट्रांजैक्शन के बाद करना है। अब देखो आप हर ट्रांजैक्शन के बाद करो, तो अब देखिएगा इस ट्रांजैक्शन के बाद टोटल क्या आ रहा है। कैश मेरे पास कितना मौजूद है? 40,000। स्टॉक अब कितना है? 25,000 और 15,000 क्रेडिटर्स हैं प्लस कैपिटल 50,000 और डेबिट और क्रेडिट को टोटल कीजिएगा तो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के तहत सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ, कहीं पर किसी जगह पर सम ऑफ डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पीछे ट्रांजैक्शन गलत की है, वहां पर देखना पड़ेगा। इसलिए इसके तो चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है साथ ही, यही से गलती हुई है यही पकड़ी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिएगा नंबर 4, परचेज्ड फर्नीचर worth rupees 18,000 and 50% amount was paid on spot, समझ आ गई? परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 18,000 and 50% of amount was paid on spot। बताइए कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर। चलो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर किस साइड पे लिखूं? एसेट साइड पे, तो यहां एक नया हेड आ गया प्लस फर्नीचर, ठीक है जी। दूसरा हेड कैश ऑलरेडी है। तीसरा हेड क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स भी है। अच्छा, अब मैंने आपको याद है मैंने बताया था कि क्रेडिटर का वर्ड या अकाउंट्स पेएबल का वर्ड किसके लिए है? सिर्फ गुड्स परचेज के लिए। कोई और चीज परचेज करूंगा तो अदर पेएबल लिखाएंगे, यहां जरूरत नहीं होती अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में बस एक ही हेड रखते हैं और उसी में डालते हैं, क्योंकि हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट की स्पेस कम, ये बेसिक रीजन होती है। तो वो नॉर्मल सिस्टम वही चलता है। ये सिस्टम्स आप कह लो कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, स्पेसिफिक है, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। पहला हेड आपने फर्नीचर कहा, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज। तो फर्नीचर के सामने ट्रांजैक्शन नंबर 4 में मैं 18,000 प्लस में लिख दूंगा। दूसरा हेड आपने कहा कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? डिक्रीज। तो यहां पर 50% है, 9,000 डिक्रीज हो गया और बाकी 9,000 क्रेडिटर हो गए। तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो ये 9,000 यहां प्लस कर। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड एंट्री होगी ना, यहां पे 3 हेड आ गए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कितने डेबिट हो रहे हैं कितने क्रेडिट, एंड में सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू, अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब मैंने सही डेबिट और क्रेडिट की है। अब उसके बाद इसको भी टोटल किया। ठीक है जी, अब टोटल करते हैं। ये कितना आ गया? 31,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 is equal to 24,000 प्लस 50,000। इस साइड का टोटल बनता है 74,000, उस साइड का भी टोटल कर लो 74 ही होगा। ठीक है जी।
ये बच्चों समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। गुड। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें सर ये 4 में जो है ये 9000 कैसे है? तो अगर ट्रांजैक्शन देखे तो हमने क्या पढ़ा, 50% पेमेंट वाज मेड ऑन स्पॉट, यानी टोटल 18,000 का फर्नीचर खरीदा उसका 50%। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब जरा सेल की तरफ आते हैं, लिखिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000, कॉस्टिंग रुपीज 12,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी ट्रांजैक्शन दी होगी उसमें ये बताया होगा कि उसकी कॉस्ट क्या थी और उसकी सेल क्या। जैसे आज जो अभी आप असाइनमेंट मुझसे डिस्कस कर रहे थे उसमें एक दो ट्रांजैक्शन आई थी ना, मैंने कहा था वैसे आपने सेल चाहिए, यहां दोनों चाहिए क्योंकि यहां सेल अकाउंट नहीं होता। अब मुझे आप बताइए इसमें अकाउंट हेड कौन से है? मैं दोबारा ट्रांजैक्शन बोल देता हूं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000, कॉस्टिंग रुपीज 12,000। एक कैश हो गया, दूसरा प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल। और तीसरा भी होगा स्टॉक। इसमें सेल अकाउंट नहीं बनेगा ना, जब आप प्रॉफिट लेके जा रहे हो तो सेल क्यों लेके जाओगे? हाँ, दोनों में से एक चीज ले जा सकते हो ना। अब दोनों ले जा रहे हो तो डुप्लीकेशन हो गई, क्योंकि सेल लेके जाऊंगा उसमें भी प्रॉफिट शामिल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ देखो, ये जरा गौर से देखिएगा, ये 12,000 की गुड्स हैं जो मैंने खरीदी थी, मैंने इसको सेल किया 15,000 में, 15,000 कैश आ गया मेरे पास और मैं कह सकता हूं 3,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब दो सिस्टम होते हैं, दोनों समझिएगा। नॉर्मल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट लेते ही नहीं, तो अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती है ना 15,000 वाली। अकाउंटिंग इक्वेशन में मुझे कॉस्ट भी चाहिए, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिर सेल तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, क्योंकि 12 और 3 कितना बनता है? 15। और दूसरा, अगर मैं सेल रिकॉर्ड करता हूं तो स्टॉक तो उतना ही देगा, स्टॉक भी तो कम करना है, जब बिकेगा स्टॉक तो कम नहीं होगा, वो यहां से माइनस भी तो करना है, इसलिए हम इसको कॉस्ट में रखते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस सिस्टम में? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्योंकि 3 डिफरेंट सिस्टम है, थोड़ा फर्क तो होगा ना रिकॉर्डिंग का। तो लासा पहला हेड आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बताइए, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। कितनी अमाउंट से? 15 से। दूसरा हेड आपने क्या कहा? स्टॉक। अब स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉक 15,000 का डिक्रीज नहीं हो रहा, 12,000 का डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टॉक में 12,000 में माइनस कर देता हूं, यहां माइनस लगाऊंगा, यहां प्लस ही लगाऊंगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। और तीसरा फैक्ट, प्रॉफिट आया इस ट्रांजैक्शन में, और प्रॉफिट कहां जाना है? कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, नहीं इसमें लगा नहीं, इसमें एक ही अकाउंटिंग उसी के अंदर मर्ज होता है सब, क्योंकि अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, देखो प्रॉफिट और लॉस किसमें मर्ज हो रहा है? ये देखो ना, अगर मैंने ये कहा था कि अगर दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कॉस्ट को शो ही ना करो, अगर कॉस्ट को शो नहीं करता तो फिर प्रॉफिट को भी शो करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने कितने में सेल किया, तो इसका मतलब 15,000 रेवेन्यू हो गया, 15,000 कैश हो गया, इसी 15,000 में प्रॉफिट शामिल। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में मुझे कॉस्ट मस्ट चाहिए होती है, क्योंकि अगर मैं 15,000 यहां ऐड कर दूं और 15,000 यहां ऐड कर दूं, ठीक तो हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन स्टॉक तो उतना ही है। हालांकि स्टॉक आपका कम नहीं हुआ,
इसलिए हमें यहाँ कॉस्ट लाना जरूरी होता है। तो कॉस्ट 12,000 की है, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फिर मैं सेल तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता ना 15,000, फिर मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूं। ये बेसिक्स थोड़ा फर्क है दोनों सिस्टम, ठीक हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद भी टोटल कर लेते हैं सर। बाकी ये मैंने से सेल्स दी थी जो पिछली ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड, उसमें मैंने सेल्स दी थी, तो वहां पे कॉस्ट थी नहीं, वहां कॉस्ट नहीं चाहिए, वो सिस्टम डिफरेंट है। वहां समरी के थ्रू समराइज जो मैंने किया नहीं था, वहां प्रॉफिट निकलेगा। यहां हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको प्रॉफिट लॉस पता लगता है, ठीक है। फिर मैं ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना कि यार हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है, तो फिर मैं इस सिस्टम को क्यों फॉलो नहीं करता, कर नहीं सकता, इसकी लिमिटेशंस बहुत है। जरा सा बड़ा बिजनेस हुआ नहीं या ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई नहीं, मैं तो फंस गया, इस सिस्टम को मैं नहीं चला सकूंगा। इसलिए ये सिस्टम बिल्कुल एक आम लेमैन के लिए, मैं अगर ये वर्ड यूज करूं तो गलत नहीं है, सिंपल लेमैन के लिए, छोटा सा बिजनेस कर रहा है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, इजीली रिकॉर्ड कर सकता है। या फिर बड़ा बिजनेस भी है, देखो कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उन आइटम्स में जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, बहुत, और साल में 10 से 15 ट्रांजैक्शन होती है, वो 10 से 15 ट्रांजैक्शन में भी लाखों रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। वहां बेशक अकाउंटिंग इक्वेशन रहा, वहां कौन से हेड ऑफ अकाउंट होंगे, बात समझोगे नहीं, वहां कोई मसला नहीं। लेकिन जहां पर आपका बिजनेस की जो कहते हैं वो एरिया जो है हेड्स का बहुत ज्यादा है, वहां पर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर, हम ये ऐसा जो वेरी नेशनल कंपनी होती है वो करेंगे जी, तो वेरी नेशनल कंपनी आएगी वो भी करेंगे। हाँ नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी पेगासस एक मशीन्स है, कभी अब तो मुझे नहीं पता, मैं इंडस्ट्री से काफी अर्सा निकल गया, 2001 तक मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो हमारी कंपनी जो है ना इंपोर्ट करती थी मशीन्स, और सोल इंटेंडर था। इंटेंडर वो कंपनी होती है जो कि आपके इंपोर्ट करती, कोई और नहीं कर सकता, अगर मैं कोई और पर्सन भी करेगा ना तो वो मेरे थ्रू करेगा, यानी कंपनी ने सोल राइट दिए होते हैं। अब जापानी कंपनी ने हमें राइट दिए हुए थे। अब वो मशीन उस दौर में, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, उस दौर में 17 लाख रुपए की थी, और ये कुछ सस्ती नहीं थी। आज 17 लाख आपको शायद इतना ना लगे, आज अगर मैं कहूँ तो करोड़ों रुपए की टेक्सटाइल की जी। तो अगर आप देखो साल में हमारी 7 से 8 होती थी सेल, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये नहीं है कि हमारा बिजनेस उस पर चल रहा होता, सेगमेंट्स होते हैं, एक सेगमेंट ये एक सेगमेंट वो, तो अगर उस सेगमेंट का मैं प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहूँ, मुझे क्या जरूरत है इतने लंबे अकाउंट्स बनाने, ठीक है। और इवन कोई रेडीमेड हैंड पे भी नहीं होती थी कि जी मेरे पास स्टॉक में पड़ी, स्टॉक जीरो होता, ऑर्डर आना, एडवांस पेमेंट लेनी, आगे ऑर्डर प्लेस करना, विद इन 30 डेज उनको डिलीवर कर देते, ठीक है। तो डिमांड थी ना उसकी, और फिर जापानीज खुद आते थे उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, वो कॉस्ट भी उसके अंदर शामिल होती, ठीक है। तो अब यहां देखें, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद देखो 46,000। अब मैं टोटल का वर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैंने कहा था मैं सिर्फ एक दो जगह लिखूंगा समझाने के लिए। प्लस 25 माइनस 12 13,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 24,000 प्लस 53। याद रखिएगा जब भी कैपिटल बढ़ेगा ना, इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। जब भी कैपिटल कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, या एक्सपेंस हो रहा है, या ड्राइंग्स हो रही है, जो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं ना, और ठीक है जी। ये क्लियर हो गई। अगली ट्रांजैक्शन लिखिए जी। नहीं लिखेगा, इसको तो बस लिखेगा, वो क्लियरली लिखेगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बगैर तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। इस पास हो गए सारे माशाल्लाह। वो हीरा बस इनका प्रोजेक्ट जनरेट करना है, क्या चाहिए? चौधरी समर जुल्फकार जी, अपना सीआरएन बोलिए। 121-883। दानिश अली 122-128। इशाल तो ये मेरी क्लास में एक क्लास भी नहीं ली ना, नहीं एक क्लास भी नहीं ली, ठीक है चलिए, इसको देख लीजिएगा। हम्माद साबर जी
270 चेक के लिखा। हुमायूं सफदर, हुमायूं अपना CRN बोलिए। सर 1223 1223 45 45, थैंक यू। ताहा नदीम जी 121931। रोजीना जफर, आप अपना CRN बोलिएगा। रोजीना क्लास में नहीं है। अच्छा इसका लिखा भी हुआ ये 1 2 ठीक है। उस्मान नवीद अपना बताइएगा। सर 121 जी 850 850। ये तो पूरे हो चाहिए तो नहीं आपको? नहीं। जी जनाब अगली ट्रांजैक्शन लिखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 were sold at ₹11,000 on credit. Goods costing worth ₹7,000 were sold at ₹11,000 on credit. अब मुझे अकाउंट हेड बताइएगा। एक अकाउंट हेड नया आ रहा है डेटर्स, जिसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब वो अगेन अकाउंट रिसीवेबल लंबा हो जाएगा, मैं डेटर्स यूज कर लेता हूं। तो डेटर क्या है? एसेट। तो एक नया हेड आ गया प्लस डेटर्स। और ये याद रखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 5 हेड होते हैं एसेट के, इससे ज्यादा नहीं होते। लायबिलिटी के 2-3 होंगे ओवरऑल। अच्छा जी, तो डेटर्स। अब अकाउंट हेड बताइएगा। अकाउंट हेड के बाद एक एक अकाउंट हेड के तरफ आता हूं। पहला अकाउंट हेड स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज कितने से? 7,000 से। स्टॉक में से 7,000 डिक्रीज कर दीजिएगा। दूसरा हेड कैश नहीं आएगा, ऑन क्रेडिट। डेटर्स जी, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 11 से, और डेटर्स का नया हेड आया है प्लस 11,000। और तीसरा हेड प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल में जाएगा और कैपिटल आपका इंक्रीज होगा 4,000। अब इसी तरह ये ट्रांजैक्शन जब मुकम्मल हुई तो इसका टोटल आ गया 46,000 कैश प्लस 6,000। अब मेरे पास सिर्फ स्टॉक पड़ा हुआ है। फर्नीचर मेरे पास 18,000 का है। डेटर्स आपके पास 11,000 है। और लायबिलिटीज 24,000 की प्लस कैपिटल 57,000। ठीक हो गया जी ये भी। सर ये फर्स्ट टाइम बताना था प्लस कितना लाजमी है जी, जो फर्स्ट टाइम गिवन पर प्लस कितना लाजमी है अगर इस तरह डेटा फर्स्ट टाइम लिखते ना पहली दफा ना भी लिखो। जैसा में थोड़ा सा या तो ये हो ना कि आप दरगाह में लाइनें लगा रहे हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये एक एक इस तरह, ये जरा प्रोमिनेंट डबल लाइन कर दीजिएगा और सिंगल सिंगल, तो फिर तो चलो कोई बात नहीं, प्लस ना भी लगाओ तो जरा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो कोई मसला नहीं। ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं। मतलब फिगर अब देखो ना, मेरा हाथ जरा थोड़ा सा सीधा आता है। हर स्टूडेंट का इतना सीधा हाथ नहीं है, और शुरू में खासतौर पे अकाउंटिंग में ना उनका थोड़ा सा हाथ टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह फिगर इधर उधर वो कभी मशरिक जा रहे होते हैं, कभी मगरिब जा रहे होते हैं। इसलिए लाइन क्या लगाओ या प्लस लगाओगे तो थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल रखोगे, दूसरे की बाउंड्री में दाखिल नहीं हो, तो सर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। और प्रेजेंटेशन बड़ा काउंट करती है अकाउंटिंग।
ठीक है, कैपिटल को लाइन लगा के हाँ लगाओ लाइंस, क्या मसला है, इसमें कोई मसला नहीं, बिल्कुल लाइंस लगाओ। अब मैं अगर उस तरह लाइंस लगाऊंगा तो यहाँ से सेंटर्स में लाइन लगाता जाऊंगा, पहले ही लगा दूंगा 6-7, और यहाँ से डबल लाइन लगा के यहाँ 4 काफी है, यहाँ 7 और यहाँ 4, इससे ज्यादा मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं आएगा किसी को। 7 मैक्सिमम कह रहा हूँ, अब तो 6 होंगे, 7 एसेट्स और 4 इक्विटी लाइबिलिटीज, इससे ज्यादा होंगे ही, तो 11 लाइंस पहले लगा लो, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कितनी होती है क्वेश्चन में? मैक्सिमम 5। ये तो अभी हम सीख रहे हैं ना, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी जितनी मैं कर रहा हूँ। हाँ वो तो अभी जरा ऊपर लेवल पे जाएगा ना, जैसे उसमें भी अभी हमने ये किया है, ये जरा टफ है। अब मैं आपको कोई और बुक, इसलिए अभी टाइम भी कम होता है, और बुक इसलिए फर्दर मैं नहीं कहूँगा वहां से प्रैक्टिस करो। उसकी वजह क्या है? जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ इंशाल्लाह करो, आप देखोगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरी बड़ी मेहनत है इन क्वेश्चंस पे। अब ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, बच्चे देखने के लिए इतनी लंबी ट्रांजैक्शंस दे रही है। भाई ये बेसिक है, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। बजाय ये मैं छोटे छोटे 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन कर लूं तब भी 50 हो जाती है। तो मैंने 25 एक दिन एक करवाई, 25 एक करवाई, उसमें कुछ रिपीट भी हुई तो कोई बात नहीं, यही तो प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया कि इसी सीक्वेंस से मैंने लेटर्स बनाने हैं, तो एक क्वेश्चन इस तरह बनाया जाता है ताकि उससे लेटर्स भी बन सके, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन में आइए, ओपनड करंट अकाउंट, opened current account with bank by depositing ₹30,000, ₹30,000 हमने करंट अकाउंट ओपन किया बैंक में और 30,000 रुपए जमा करवाए। बताइए अकाउंट हेड कौन से हैं? कैश और बैंक। कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है, बैंक किस साइड पे आएगा? एसेट साइड पे। तो अब आप यहां पर एक और हेड लगा लोगे बैंक। अब देखो 6 हेड मैंने पूरे कर दिए, अब मैं इसी पे चलूंगा क्योंकि अब मेरे पास भी स्पेस नहीं। अच्छा अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7 में कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो 30,000 कैश में से माइनस करना और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो 30,000 यहां पर ऐड कर देना। इस ट्रांजैक्शन के बाद फिर टोटल कीजिएगा। अब कैश मेरा सिर्फ रह गया 16,000 प्लस स्टॉक 6,000 प्लस फर्नीचर 18,000 प्लस डेटर्स 11,000 प्लस बैंक 30,000। अब ये तकरीबन मेरी सारी स्पेस फुल हो गई। इस साइड पे देखें तो 24,000 प्लस 57,000। अब आप अगेन डेबिट और क्रेडिट टोटल करके देखो तो सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए, टेकन बैंक लोन ₹15,000 ₹15,000 थ्रू चेक। आपने लोन लिया और बैंक ने लोन आपको किस फॉर्म में दिया? चेक की फॉर्म में। तो बताओ यहां कौन से अकाउंट हेड है? बैंक, बिल्कुल ठीक है, यहां कैश नहीं आएगा। इससे पहले जो आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं लोन की कैश लेते थे, यहां स्पेसिफाई किया मैंने चेक। जहां वर्ड चेक आएगा वहां कैश नहीं आएगा, वहां अमाउंट बैंक की आएगी। और दूसरा लाइबिलिटी, और वो कौन सी लाइबिलिटी? हेड ऑफ अकाउंट बैंक लोन। तो सिर्फ बैंक लोन यहां पर नहीं ओपन हुआ होगा, तो यहां मैं एक नया अकाउंट ओपन करूंगा प्लस बैंक लोन।
अच्छा, अब पहला हेड आपने कहा कौन सा? बैंक। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। कितना लोन लिया है? 15,000। और दूसरा हेड आपका बैंक लोन, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी 15,000 प्लस होगा। ठीक है। अब इसका जो टोटल है वो ऊपर ला रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा रेस कर दूंगा। नोट कर लिया हुआ है बच्चों? अच्छा, अब मेरा टोटल जो आ रहा है वो कैश का टोटल कितना आ रहा है? यहीं से उठाऊंगा 16,000, ये तो ट्रांजैक्शन नहीं है ना, प्लस स्टॉक 6,000 प्लस फर्नीचर 18,000 प्लस डेटर्स 11,000 प्लस बैंक। अब बैंक को टोटल करो तो 45,000। ये एसेट साइड आ गई। और दूसरी साइड देखें तो क्रेडिटर्स 24,000 प्लस बैंक लोन 15,000 प्लस कैपिटल 50,000। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 9। देखिए, चेक पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 15,500। चेक पेड टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, कोई भी वर्ड लिखा जा सकता है। रुपीज 15,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 500। आपने चेक रिसीव किया, कस्टमर्स पे किया सप्लायर को 15,500 का, और 500 रुपए उससे डिस्काउंट ले लिया। अब यहां अकाउंट हेड कौन कौन से हैं? एक बैंक है, एक क्रेडिटर और कैपिटल, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट भी आ रहा है ना। और डिस्काउंट कहां जाना है? हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस कहां जाएंगे? कैपिटल में। ये कैपिटल में जाएंगे। तो बताइए पहला हेड कौन सा आया? बैंक। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 15,500 से। आपने जो चेक पे किया वो 15,500 का है। दूसरा अकाउंट हेड डेटर्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे। कितने से? सर 15,000 से डिक्रीज होगा 16,000 से। सर 16 से होगा, 15 से कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है कि आप पैसे कम देने हैं, ज्यादा दे रहे हैं? डिस्काउंट तो कम देना होता है। सर इसका नहीं 15 हम उसको देंगे ऊपर 500 कैपिटल जी 500 कैपिटल में जाएगा, वो तो जाएगा अभी जो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। 500 हमारा कैपिटल में प्लस होगा माइनस? सर प्लस होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर। ठीक है। हमेशा याद रखो कि इनवॉइस की अमाउंट ज्यादा होगी तो डिस्काउंट होगा ना। आप जो बात कर रहे हो उसमें इनवॉइस कम कर रहे हो, पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, फिर डिस्काउंट कहां से आ गया? ठीक है। तो लिहाजा अब इसी एंट्री के बाद आप टोटल करके देखो कितना टोटल आ गया। कैश 16,000 प्लस स्टॉक 6,000 प्लस फर्नीचर 18,000 प्लस डेटर्स 11,000
बैंक का जो टोटल आ रहा है अब माइनस होके 29,500, इसको माइनस करूंगा, ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स का टोटल कम हो गया 8,000, बैंक लोन 15,000 और कैपिटल 57,000। ठीक है जी। तो ये मैंने आज 9 ट्रांजैक्शन करवाई है, अभी बाकी इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। आज मैं इतने छोड़ रहा हूं, तो एंड पे जब कंप्लीट हो जाती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर देखिएगा क्या करना। फर्स्ट करें ये कंप्लीट हो, अब मैंने इसको टोटल करना हो, ये लाइन लगा दूंगा। अब इसका डेबिट का टोटल यहां, अब बेशक लिखता हूं यहां टोटल, डेबिट का टोटल कीजिएगा 16, 22, 40, 51, 70,500, 80,500, 805, यहां पे आएगा 823, 80,500, ऐसे टोटल कर। ये आपसे नहीं है। When I was a student, तो मेरे टीचर जो है ना मुझे कहते थे कि मिस्टर कैलकुलेटर बताओ क्या जवाब आया। उस टाइम पे मैं फास्ट होता था कि अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया ना, पढ़ा के भी, और सोता हूँ तो तब भी 1, 2, 3 ही नजर आ रहे होते हैं। तो प्लस माइनस कर करके हो जाता है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो लेकिन ये कि कुछ शुरू से भी था, क्योंकि हमारे दौर में कैलकुलेटर पे इतना रिलाई नहीं करते थे। इवन जब हम ऑडिट पे जाते थे तो जो शीटें होती थी वो इतनी लंबी तो शीटें होती, मैनुअल सिस्टम होता, तो वो टोटल कर करके हमारा सत्यानाश हो जाता है। इस तरह हाथ चला के, इस तरह हाथ हम फेरते थे ऊपर से नीचे प्लस करते जाते थे, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड बन जाती है। जी मैंने स्टार्ट सीए किया था, बट आफ्टर 1 ईयर मुझे छोड़ना पड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। सो अल्लाह पाक ने मेरे घर में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह दे दिए, मैं नहीं कर सका तो कोई नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ से कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले, अल्लाह पाक ने काम लिया। मेरे घर में भी 3 बन रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मैंने मतलब मैं पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन बस जी हाँ जे फॉर जीनियस होता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। प्रैक्टिस अभी तो करनी है जी।